हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। दिस इज़ राजेश कुमार रवि एंड वेलकम टू पीजीटी वाला। बच्चों, आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछला क्लास में हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ चुका था। लाइट और रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें प्रकाश का प्रवर्तन, गोलीय दर्पण और दर्पण के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ चुका है। तो आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा जितने प्रकार के भी इमेज बनते हैं, उन सभी इमेजों का एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे कि इमेज फॉर्म कैसे होता है। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पिछला क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ा था। पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुका था कि कोई भी जैसे मतलब फोकस दूरी और क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ रेडियस ऑन फोकल लेंथ के बारे में, मतलब सी के बारे में, एफ के बारे में और आर के बारे में, पी, मतलब जो इमेज में एक पॉइंट होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे। जैसे कोई इमेज है, इसमें यहाँ पे हम लोग ने दर्शाया कि जो दर्पण होता है, मिरर होता है, उसको एम एन के द्वारा दर्शाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्टीट्यूड्स द्वारा कहते हैं। यहाँ पे हमारा पी होता है, यहाँ पे हमारा फोकस लेंथ होता है और ये हमारा रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं सी। इसमें हम लोग पढ़ा था कि रेडियस के बारे में कि अगर फोकल लेंथ हमारा अगर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, वो फोकल लेंथ के जस्ट डबल होता है, 2 गुना होता है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे और एक दो मल्टीपल क्या बोलते हैं एमसीक्यूज वगैरह जो क्वेश्चन था उसको भी हम लोग सॉल्व करा था। जैसे कि अगर हमारा फोकल लेंथ दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, तो हमको बेटा निकालना है रेडियस क्या होगा। तो हम लोगों ने यूज़ किया था कि रेडियस का फॉर्मूला लगाते थे कि 2 इंटू एफ होता था। फॉर्मूला इसका क्या होता है, 2 इंटू एफ। इस फॉर्मूला के आधार पे हम लोग ने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल चुके थे। अगर फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, फॉर्मूला से 2 आया, इसको 8 गुना करेंगे तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आता था, 8 टू 8 जा 16 सेंटीमीटर, ये आंसर आता था। तो हम लोगों ने पिछला क्लास में इस प्रकार के चर्चाएं कर चुके थे कि फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग इसी के कंटिन्यू करेंगे। आपको तो ये समझ में आ गया यहाँ पे 16 सेंटीमीटर कैसे हुआ, फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ क्या बताएं कि फोकस दूरी के जो फोकल लेंथ होता है जस्ट उसका डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसीलिए यहाँ पे 2 से गुना करते हैं। आई बात समझ में। चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग इमेज फॉर्मिंग करते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा किस टाइप के इमेज कहाँ कहाँ पे बनते हैं, है ना। चलिए पहला इमेज यहाँ पे हमारा देखिए पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है हमने क्या कि रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के द्वारा, देखो बेटा क्या पहले क्या हुआ यहाँ पे, अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा, आपको लिख लेना इसको, है ना, अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब, मतलब जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो किस टाइप में बनता है, उन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम स्टडी करने वाले हैं ना, कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। थोड़ा ये लाइव डिम्ड हो रहा है ना, लाइव थोड़ा हिल रही है। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, चलेगा। स्क्रीन और आवाज़ सबको साफ दिख रहा है सबको। देखो ये था हमारा अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब। यहां से बेटा आपको 2 नंबर का क्वेश्चन, हमने बताया था कि जो इमेज से क्वेश्चन पूछता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन जो एक आता है इमेज एग्जाम में आपका, तो ये आपके लिए वीवीआई है। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछेगा वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देगा कि इमेज फॉर्मिंग कीजिए कि जब वस्तु अनंत पे हो। क्या करना है कि जब वस्तु अनंत पे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब पहला क्वेश्चन अगर दे दिया कि जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पे रखा हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस टाइप में बनेगा, तो आपको फॉर्मिंग करना होगा ना, बनाना पड़ेगा। तो देखो पहला इमेज है इसमें, यहां से याद रखना कि भी हमने इसमें 6 इमेज पढ़ेंगे, तो 6 इमेज में आपके लिए कोई एक इमेज पूछा तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा, इमेज के साथ उसका पोजीशन बताना पड़ेगा, नेचुरल बताना पड़ेगा और साइज बताना पड़ेगा ना। चलिए तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए एक एक क्वेश्चन को रीड करते हैं कैसे बनता है ये, है ना। पहला हमारा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब जब वस्तु कहां पर हो बच्चों, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखो कोई वस्तु है, ये हमारा कौन सा दर्पण है बच्चा, ये हमारा दर्पण जो है वो कॉनकेव लेंस है। कौन सा है, कॉनकेव, और सॉरी लेंस बोल दे रहे हैं ना, मिरर है, कॉनकेव मिरर है। आई बात समझ में, जिसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। ये हमारा जो इमेज बना हुआ है वह ये हमारा है अवतल दर्पण। तो आप देख सकते हो एम क्या हो गया, इसका द्वारक, मतलब डिनोट करने के लिए इसको हम लोग ने एम लिखा है आसानी से समझने के लिए। इसका मिड पॉइंट जो दिया हुआ है पी, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव।
पिछला क्लास को अगर आप इस क्लास को डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। हमारा प्लेलिस्ट में इसका पिछला क्लास आप दिया हुआ है, आप पहले उस वीडियो को आसानी से आराम से समझे, उसके बाद आप इसको और बेटर तरीके से समझ सकते हैं ना। उसमें पिछला क्लास में हमने बता चुका था कि ये एफ क्या है, पी क्या है, सी क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा कर चुका है। तो आप अगर चाहते हो बेटर तरीके से समझने के लिए तो आप पिछले क्लास को अच्छे से वॉच कर लेना है ना। तो चलिए ये हमारा पी है। कोई वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है बेटा? अनंत पे रखा हुआ है। देखो ये अनंत पे रखा हुआ है, मतलब ये इमेज फॉर्म कर रहा है कि कोई वस्तु जब अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, क्या बनेगा, उस चीज़ को भी स्टडी करेंगे, है ना। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब, जब इसमें रे है जो अनंत पे है वो कहाँ पे जाएगा? इमेज पे। तो इमेज सॉरी दर्पण पे जाएगा, तो दर्पण पे जब इमेज रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्ट करने के पश्चात वो एक बिंदु पे आके मिलेगा, उस बिंदु को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ बोलते हैं इसको, है ना। तो ये आकर सारी किरणें, जितने भी प्रकाश की किरणें होंगी वो कहाँ पे आके मिलेगी? सभी किरणें सब यहाँ पे आके मिलेगा। प्रकाश की एक एक किरण जो मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा? सभी आकर फोकल लेंथ पे मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पे एक और रे खींचते हैं तो ये रे यहाँ पे जाएगा, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आएगा? एफ पे जाएगा। अगर ये वस्तु यहाँ से गया है, ये रिफ्लेक्ट करेगा किरण, वो भी कहाँ मिलेगा? एफ पे मिलेगा। तो जितना प्रकार का भी यहाँ पे अनंत पे वस्तु रखा हुआ रहेगा वो इमेज दर्पण से टकरा कर जो भी रिफ्लेक्ट करेगा तो वो सभी इमेज कहाँ पे आएगा? एफ पे मिलेगा। तो इस पे देखो आप कि कोई वस्तु अगर यहाँ पे मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर का है, कोई वस्तु यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रखा हुआ है तो इमेज जो यहाँ बनेगा वो वस्तु से काफ़ी छोटा बनेगा। आप देख सकते हो कि बड़ा वस्तु है और बड़ा वस्तु होने के पश्चात जब अवतल दर्पण में इमेज बन रहा है तो छोटा बन रहा है। तो वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे। तो आपको देखना है कि वस्तु जब अनंत पे रहेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा, तो जो इसका इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा। देखो इसको पूछेगा पोजीशन कि दर्पण पे जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो एफ पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा बेटा? एफ पे बनेगा, फोकल लेंथ पे बनेगा। आई बात समझ में? आपको इमेज बनाने के साथ साथ आपको उसका पोजीशन, नेचुरल और साइज, मतलब प्रकृति जो होता है नेचर, वो क्या होता है वो नेचर को आपको बताना पड़ेगा, प्रकृति कहाँ पे बनेगा, है ना। तो ये आपको करना होगा। तो जब वस्तु अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? एफ पे बनेगा, मतलब फोकस लेंथ, फोकल लेंथ पे बनेगा। प्रकृति क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक उल्टा होगा। रियल का मतलब हो गया वास्तविक और इन्वर्टेड का मतलब हो गया उल्टा। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अगर क्वेश्चंस पूछे कि अवतल दर्पण किस प्रकार का इमेज बनाता है तो आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण जो है वो वास्तविक उल्टा इमेज बनाएगा। हर एक इमेज में आपको नेचर ये कॉमन रहेगा कि जो नेचर उसका रहेगा, अवतल दर्पण का जो नेचर है वो वास्तविक उल्टा बनाने का, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाने का उसका नेचर है ना। हर एक इमेज में वास्तविक उल्टा ही बनाएगा। अब इसका साइज देखो, साइज पूछ रहा है कि साइज क्या होगा, तो बोलता है पॉइंट साइज का इट हाईली डिमिनिश्ड होगा, मतलब बहुत ही छोटा प्रतिबिंब को वो बनाएगा। आई बात समझ में? जो अवतल दर्पण है वो वस्तु को क्या, मतलब वस्तु से काफ़ी छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आई थिंक कि आप इमेज को पूरा देख सकते हो और समझने का कोशिश करना कि इमेज इसमें बनता कैसे है। ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में अनंत से किरणें आ रही है और दर्पण से जब रिफ्लेक्ट होता है तो एफ पे मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतना साइज का वस्तु प्रतिबिंब नहीं बनेगा, वस्तु से काफ़ी छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि अवतल दर्पण किस प्रकार का इमेज बनाता है तो आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा इमेज बनाता है। और जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो अवतल दर्पण में वस्तु क्या बनेगा? छोटा बनेगा। कहाँ पे बनेगा? तो बेटा फोकल लेंथ पे बनेगा, है ना। तो आपको ये चीज को याद रखना है। थोड़ा सा हम लाइट को ठीक कर लेते हैं ना। आ रहा है आवाज? फेस सही आ रहा है? अंधेरा जा रहा है ना, लाइट थोड़ा सा खराब हो जा रही है। चलिए चेहरा पे ध्यान नहीं देना है, कम से कम बोर्ड साफ दिखना चाहिए आपको, है ना। बोर्ड आपको साफ दिखना चाहिए क्योंकि ये लाइट थोड़ा सा खराब हो गया, डिम 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 मार रहा है ना, तो पता नहीं चल पा रहा है। चलिए ये था हमारा पहला इमेज, ये था हमारा पहला इमेज। चलिए दूसरा इमेज पे चलते हैं। दूसरा इमेज कहता है कि वेयर ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सी, बोलता है कि जब वस्तु कहाँ पे हो बेटा? जब वस्तु सी मतलब वक्रता केंद्र, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं ना, सी के वस्तु के कहाँ पे हो? जब वस्तु सी से पीछे रखा हो ना। आई बात समझ में? आपको याद रखना है
कि यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब वस्तु अगर पीछे होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। चलिए देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसमें। तो यहाँ पे देखो ये उसी प्रकार का इमेज अवतल दर्पण का है, अवतल दर्पण का ये इमेज है ना। तो ये अवतल दर्पण को हम लोग एमएन कहते हैं। आप देख सकते हो कि वस्तु जो है वो हमारा ये वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है बी पे। कोई वस्तु कहाँ पे है बेटा, बी पे है। तो जब ये वस्तु क्या करेगा, यहाँ से जाएगा है ना, इसका जो इमेज जाएगा मिरर पे, तो वो मिरर पे चला गया। मिरर पे जाने के बाद जब रिफ्लेक्ट करेगा तो ये फोकल लेंथ से होते हुए क्या करेगा, ये पीछे की ओर आएगा। देन फिर ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे इमेज को फॉर्मिंग करेगा। तो आप देख सकते हो आप देख सकते हो कि जब वस्तु, कोई भी वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखा हो तो उसका इमेज देखो कहाँ पे बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। सी और एफ के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में इमेज यहाँ पे क्या बन रहा है, ये फॉर्म्ड हो रहा है। आई बात समझ में। तो इसको बोलेंगे कि अब यहाँ पे पता चल गया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में ये इमेज को क्या करेगा, फॉर्म्ड करेगा। अब अगर यहाँ से पूछे कि ये इमेज जो बनेगा वस्तु से पीछे, जो वक्रता केंद्र से पीछे रखा हुआ है वो इमेज बनेगा, उसका साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, नेचर तो वही होगा, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। पॉइंट पोजीशन समझ में आ गया, सी और एफ के बीच में बनेगा, और नेचर क्या रहेगा इसका, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक उल्टा ही रहेगा है ना। और इसका साइज क्या होगा, डिसमिस्ड होगा, मतलब क्या बोल रहा है, डिमिनिस्ड होगा, मतलब छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आई बात समझ में। चलिए आप इस इमेज को क्या करो ना, आप अपने कॉपी में इसको करते चलना है, और ये आपके लिए वीवीआई पॉइंट है, कहीं से भी एक नंबर का क्वेश्चन आपके लिए डाल सकता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि वस्तु जहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा और साइज क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ये करना है। चलिए इसको इमेज को बना लीजिए आप लोग। चलो लाइट थोड़ा सा सही हो गया है ना। चलिए ये था हमारा दूसरा इमेज। नेक्स्ट तीसरा इमेज पे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। बेटा ये क्वेश्चंस वीवीआई है आपके लिए, ये क्वेश्चंस वीवीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देखो जैक या सीबीएसई का, तो कई बार ये क्वेश्चंस पूछ चुका है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चंस भी पूछता है, क्योंकि ये इमेज काफ़ी वीवीआई है ना, तो इसको आपको इंपॉर्टेंट नहीं लेना है, वीवीआई लेना है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में समझना है। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, मतलब जब वस्तु कहाँ होगा बेटा, जब वस्तु कहाँ पे होगा, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखो वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, जो वस्तु को हमने रखा है वो कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ये इमेज फॉर्म गया, यहाँ से इसका इमेज जा रहा है मिरर पे जाने के पश्चात ये रिफ्लेक्ट करके फोकल लेंथ से होते हुए, किससे बेटा, फोकल लेंथ से होते हुए कहाँ पे आ रहा है, नीचे सी डैश पे आ रहा है। इसको बोल सकते हैं ये हो गया ए और ये हमारा हो गया ए डैश। तो इमेज जो फोकल लेंथ से होते हुए आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है हमारा, ये ए डैश पे आ रहा है। देन फिर इसका यहाँ पे देखो आप इमेज फॉर्मिंग कर रहे हैं, तो फॉर्मिंग करने के पश्चात ये फोकल लेंथ से होते हुए जाएगा, तो जो इसका इमेज बनेगा वो कहाँ पे आके बनेगा, तो ए डैश पे आके मिलके बनेगा। कहाँ पे बनेगा, ए डैश पे बनेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि वस्तु अगर सी पे है, वस्तु अगर सी पे रखा हुआ है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, वक्रता केंद्र पे रखा हुआ है, तो जो इसमें इमेज बनेगा वो ए डैश मतलब सी पर ही बनेगा। आई बात समझ में। तो सी पे देखो इसका इमेज जो बन रहा है वो इमेज कहाँ पे बन रहा है, सी के आकार, सी के मतलब वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। तो इसको अगर पोजीशन पूछा जाए कि पोजीशन क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो पोजीशन भी सी पर ही होगा। वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर पे ही बनेगा। यहाँ पे दिया हुआ है ना कि जब वस्तु सी पर हो तो सी पर बनने वाला इमेज ये फॉर्मिंग कर लेना है। अब देखना है कि उसका पोजीशन क्या होगा। तो पोजीशन बेटा आप देख सकते हो कि वस्तु के सी पर ही बन रहा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है ना। देन फिर इसका नेचर हो जाएगा वही नेचर जो इसका है, अवतल दर्पण का नेचर क्या है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। इसका साइज हो जाएगा सेम एज दैट ऑब्जेक्ट, मतलब ये वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनाएगा। जो अवतल दर्पण पे अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के साइज पर ही बनेगा। आई बात समझ में।
जैसे हम लोग अगर अवतल दर्पण के सामने उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब उस डिस्टेंस को मेजर करके दर्पण के उस डिस्टेंस को पर खड़ा होते हैं जहाँ पे सी मेजर हो ना, तो हम लोग वहाँ पे सी पे अगर खड़ा होंगे तो दर्पण में जब हमारा इमेज बनेगा, अवतल दर्पण में इमेज बनेगा, तो हमारा चेहरा जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा चेहरा आपके दर्पण पे बनेगा। आई बात समझ में? तो इसी पॉइंट्स को ये समझाना चाह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, इसका जो साइज बनेगा वो वास्तविक वो नेचर क्या होगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, साइज क्या होगा, समान आकार का बनेगा, वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा ये इमेज बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब एफ एंड सी, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में हो। इमेज सेम तरीका से है, देख सकते हो आप यहाँ पे हमारा ये वक्रता केंद्र है, ये हमारा क्या है बेटा, वक्रता केंद्र, और ये हमारा देखो आप फोकस दूरी है मतलब फोकल लेंथ है। तो जब सी और एफ के बीच में है, देखो वस्तु यहाँ से बीच में, मतलब ये आप देख रहे हो ये वाला, तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है, तो इसका इमेज क्या कर रहा है, फॉर्म करने के लिए ये कहाँ पे बन रहा है, देखो आप देख सकते हो कि दर्पण से काफ़ी दूरी पर क्या बन रहा है, ये इमेज फॉर्म कर रहा है। आई बात समझ में? अगर क्वेश्चन पूछे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में तो उसका पोजीशन क्या होगा, एट इन्फिनिटी, मतलब जो वस्तु बनेगा वो अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, वस्तु अनंत पे बनेगा, है ना। अगर क्वेश्चन पूछे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो आपको याद रखना है इस चीज को, जो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है वो कहाँ बन रहा है बेटा, ये दर्पण से काफी दूरी पे बन रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं अनंत पे बन रहा है ना। इसका नेचर वही होगा, रियल और इन्वर्टेड, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक उल्टा। क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक उल्टा। इसका साइज होगा इन लार्ज, मतलब वस्तु को हम लोग देख सकते हैं तो काफी मतलब पीछे बन रहा है, अब पीछे बनेगा तो क्या दिखेगा, इन लार्ज दिखेगा, मतलब छोटा सा दिखेगा। आई बात समझ में? तो ये काफी पीछे जाके दर्पण से बन रहा है। आई बात समझ में? चलिए ये था हमारा चौथा इमेज, है ना। हाँ, पांचवा देखो आप है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट एफ, मतलब जब वस्तु फोकस दूरी पर हो। जब वस्तु कहाँ पे बेटा, जब वस्तु फोकस दूरी पर, मतलब फोकल लेंथ भी कह सकते हैं, फोकल लेंथ पे हो ना, तो फोकस दूरी पर है, जब वस्तु फोकस दूरी पर है, एफ पर है। आप देख सकते हो ये हमारा एफ है, मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ है। अब एफ पे ही क्या रखा हुआ बेटा, कोई ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, हमने कोई ऑब्जेक्ट को रखा तो ये इमेज दर्पण पे गया और ये रिफ्लेक्ट करने के पश्चात तो फोकल लेंथ से होते हुए आ रहा है ना। और जब इसका इमेज फॉर्मिंग करेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखो ये होते हुए जा रहा है, तो ये यहाँ पे इमेज कहीं बन रहा है, कहीं आसपास में दिख रहा है, बनने का नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्फिनिटी। क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी, मतलब जो इमेज बनेगा वो अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा बेटा, अनंत पे बनेगा। कब अनंत पे बनेगा, जब वस्तु को हम फोकल लेंथ पे रखेंगे। जब वस्तु को हमने एफ पे रखा तो उसका जो इमेज फॉर्मिंग हुआ वो अनंत पे बना। अब इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, देखो इन्फिनिटी दिया हुआ है यहाँ पे, इन्फिनिटी पे बनेगा, जो इसका इमेज फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। इसका नेचर वही होगा, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक उल्टा बनेगा। और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा या बनेगा छोटा बनेगा, तो हाईली लार्ज बनेगा, वस्तु से काफी बड़ा इमेज को बनाएगा। कब, जब हम वस्तु को एफ पे रखेंगे, फोकल लेंथ पे रखेंगे, तो इमेज इसमें जो बनेगा वो काफी लंबा बनेगा, है ना। चलिए इमेज को समझते हुए चलना है, ये आपके लिए 2 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे आपकी सर वस्तु को आप कैसे रख दोगे, यहाँ बेटा इसका पोजीशंस दिया हुआ है, पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है और देखना है आपको प्रैक्टिकल करके कि रियल में ऑब्जेक्ट बनता है या नहीं बनता है। तो हमने इमेज के थ्रू आपको बताने का कोशिश किया है, लेकिन इसको रियल लाइफ में आपको अवतल लेंथ चाहिए, अवतल लेंथ बोलते हैं, अवतल दर्पण चाहिए। अवतल दर्पण के अकॉर्डिंग इस डिस्टेंस को मेजर करना होगा, पी को, एफ को, सी को, उसके बाद देखना प्रैक्टिकल करके, तो आप रियल में पाओगे कि कुछ इस प्रकार का इमेज बनता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गया हो कि जब वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। किन्हीं को दिक्कत तो समझने में आ रही है क्या? चलिए चीजों को समझ में आ रहा है ना। हाँ, समझते हुए चलना है, क्योंकि ये आपके लिए 2 नंबर का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से कहीं से बेटा इसको घुसा के निकाल दिया कि 1 नंबर का क्वेश्चन कोई भी पूछ देगा, तो आपको ये इमेज वगैरह फॉर्मिंग करके याद रखना है, तभी जाके आपको ये चीज़ों समझ में आएगा। आई बात समझ में? चलिए ये चैप्टर काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट भी और इंटरेस्टिंग भी है ना, चीज़ों को समझते हुए चलना है। हाँ देखिए एक और आपके लिए क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, मतलब ध्रुव दर्पण के जस्ट समीप, दर्पण के समीप ध्रुव और फोकल लेंथ के बीच में हो। एक हमने पढ़ा वक्रता केंद्र से पीछे था, एक हमने फिर पढ़ा वक्रता केंद्र पर हो, एक हमने पढ़ा वक्रता केंद्र और फोकल लेंथ के बीच में था, एक था फोकल लेंथ पे और एक हमारा F और P पे। तो ये हमारा लास्ट और
छठा इमेज है। आई बात समझ में? याद रखना है कि वस्तु को इमेज कहाँ पे था। तो शुरू देखो एक बार फिर बताते हैं हम लोग। एक अनंत पे था, कहाँ था बेटा? इन्फिनिटी पे था, अनंत पे था। और एक हमारा सी और एफ के बीच में था, और एक हमारा सी पे था, और एक हमारा क्या बोलते हैं उसको, सी से पीछे था, सी से एक पीछे था, इमेज सी से पीछे था। और एक हमारा था, एक है 1 2 3 4, एक हमारा जब वस्तु एफ पर था, और एक हमारा है एफ और पी के बीच में। तो ये हमने 6 प्रकार का इमेज पढ़ा है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपके लिए पूछ सकता है कि वस्तु कहाँ कहाँ पे होता है और किस टाइप का इमेज बनाता है ना। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है, इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। चलिए लास्ट इमेज को हम लोग देखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पी एंड एफ, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकल लेंथ पर हो तो इमेज कहाँ पे बनेगा। चलिए आप देख सकते हो आपके बीच यहाँ पे इमेज बना हुआ है ना। चलिए किन्हीं को अगर दिक्कत होता है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हम उस चीज़ को बताने का आपको कोशिश करेंगे, है ना। चीज़ों को समझते हुए चलना है। चलिए देखो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, एम समझ में आ गया। द्वारक है, इसका जो एम्पलीट्यूड हम लोग बताते हैं, द्वारक जिसको दर्शाने का काम करते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछा है कि जब वस्तु पी और एफ के बीच में, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा पी है, यहाँ पे हमारा एफ है, फोकल लेंथ है, इन दोनों के बीच में हमने कहाँ पे रखा है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा? ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना। अब देखो ये ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा है, पी पे रखा है। तो जब ये इमेज फॉर्म करेगा तो आप देख सकते हो ये फोकल लेंथ से होते हुए पीछे जा रहा है, फोकल लेंथ से होते हुए आगे बढ़ रहा है, और इसका जो इमेज फॉर्मिंग कर रहे हैं हम लोग वो वक्रता केंद्र से होते हुए ये भी क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब देखो इसका डाइस में जो इमेज बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण का पीछे इमेज को क्या कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है। देखो आप यहाँ पे इसको हमने मान लिया ओ का मतलब इसको हम मान सकते हैं बी। क्या मान सकते हैं? बी। मतलब कोई वस्तु है जो बी पे रखा हुआ है और इमेज जो उसका बन रहा है वो बी डैश पे बन रहा है। आई बात समझ में? बी डैश पे। तो ये हमारा हो गया कौन सा, जब वस्तु पी और एफ के बीच में रहेगा तो इसका जो इमेज बनेगा वो काफी दर्पण से पीछे बनेगा। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? बिहाइंड द मिरर, मतलब दर्पण का पीछे बनेगा। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि दर्पण के पीछे इमेज, अवतल दर्पण में इमेज दर्पण के पीछे कब बनता है? when image is formed behind the mirror। तो याद रखना है कि when ऑब्जेक्ट जब हमारा P और F ध्रुव मतलब पोल और फोकल लेंथ के बीच में होगा तब ये वस्तु पीछे बनेगा। आई बात समझ में? चलिए तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा बेटा? पोजीशन इसका हो जाएगा बिहाइंड द मिरर। नेचर वही होगा, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक उल्टा, और इन लार्ज, वस्तु से बड़ा बनेगा ना। वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? इन लार्ज दिया हुआ है तो वस्तु से काफी मतलब ये बड़ा ही बनेगा ना। कहाँ पे दिया? दर्पण से पीछे बन रहा है। आई बात समझ में? तो हम लोगों ने इस तरह अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब को पढ़ चुके हैं। अवतल दर्पण में मुख्यतः 6 इमेज बनते हैं। कितना इमेज? 6 इमेज, जो हमने आपको यहाँ पे बता चुका है ना। चलिए अगर किन्हीं को दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर मुझे दिक्कत है, मैं उस चीज़ को बताने का कोशिश करूँगा। चलिए किन्हीं को दिक्कत है तो एक बार हम डॉट क्लास ले लेते हैं 5-2 मिनट के लिए। किन्हीं को दिक्कत है तो आप हमें लिखना कमेंट सेक्शन में, हम उस चीज़ को आपको बताने का कोशिश करेंगे, है ना। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जिनको दिक्कत है आप हमें से पूछिए, हम उसको बताने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या इन लार्ज बोल रहा है ना, इन लार्ज हमको लगता है बड़ा बनेगा, इन लार्ज। हाँ बेटा छोटा नहीं बनेगा, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, है ना। इन लार्ज का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है बेटा? बड़ा। मतलब ये वस्तु से बड़ा इमेज बनेगा। आई बात समझ में? क्योंकि ये दर्पण का पीछे बन रहा है और इसमें जो इमेज बनेगा वो वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा। इन लार्ज पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? इन लार्ज बोल रहा है, इसलिए ये दर्पण से पीछे बन रहा है। तो इन लार्ज का मतलब हो गया क्या? ये वस्तु से काफ़ी बड़ा इमेज बनेगा। वस्तु से बड़ा इमेज कब बनेगा? जब वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखेंगे? दर्पण के पोल और एफ के बीच में रखेंगे। दर्पण के पीछे इमेज कब बनेगा? तो वस्तु जब पी और एफ के बीच में होगा। चलिए अगर किन्हीं को और दिक्कत है तो हम एक और थोड़ा सा ले लेते हैं समय, आप लोग को बिहाइंड करेंगे, मतलब सॉरी बताने का काम करेंगे, है ना। चलिए जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ना। ऐसा नहीं कि अपने ही तक ही सीमित रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है ताकि हर एक को इस क्लास का लाभ मिल सके, है ना। चलिए कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम एप्लीकेशन पे सेपरेट इस सबका क्लास लेकर आएँ और आपको कम से कम फी में हम कंटिन्यूसली क्लास देने का काम करेंगे। फिलहाल हम यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं आप लोग का, तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो चीज़ों को क्या करना है, एक दूसरे के साथ शेयर करना है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है ना। चलिए
चलिए तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे, एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, इसका यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर, है ना। यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। देन फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका आगे कि उत्तल दर्पण में इमेज कैसे बनता है, उत्तल लेंस, अभी लेंस फॉर्मूला भी बहुत लंबा चैप्टर है, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है, चीज़ों को समझते हुए चलना है ना। देखो आप, यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, यहाँ पे है अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, कि हम लोग दैनिक जीवन में या फिर हम लोग आसपास में अवतल दर्पण का उपयोग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके लिए बीवीआई है, क्वेश्चंस यहाँ से पूछता है कि अवतल दर्पण का यूज़ कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं, तो उस चीज़ को याद करना है ना। देखिए पहला पॉइंट है यूज इन टॉर्च। अगर क्वेश्चंस पूछेगा कि वाई यूज्ड इन कॉन्केव मिरर इन टॉर्च, हम लोग टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, पहला उपयोग हम लोग करते हैं कहाँ पे, हम लोग पहला यूज करते हैं कि यूज इन टॉर्च। यूज इन टॉर्च मतलब जो टॉर्च होता है उसका आगे का जो शीशा होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं बेटा, अब देखो अवतल दर्पण का टॉर्च में ही यूज नहीं करते हैं, जबकि जो गाड़ी का हेडलाइट्स होता है ना, गाड़ी के हेडलाइट्स मतलब जहाँ पे लाइट निकलता है वहाँ पे भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को फैलाने में काम करता है, मतलब जो प्रकाश लाइट अगर थोड़ा सा निकल रहा है तो यहाँ पे शीशा लगा हुआ रहता है, अवतल दर्पण जो लगा हुआ है, तो वो प्रकाश की किरणों को दूर तक फैलाने का काम करता है। आई बात समझ में, तो इसीलिए वहाँ पे यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सच लाइट एंड द व्हीकल्स हेडलाइट्स, जो गाड़ी के हेडलाइट्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है टू गेट अ पावरफुल पैरेलल ऑफ लाइट, मतलब जो गाड़ी के हेडलाइट, देखो इमेजिन करो ये हमारा गाड़ी का हेडलाइट है, यहाँ पे गाड़ी का हेडलाइट है ना, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, इसके आगे शीशा रहता है, तो शीशा से क्या करता है, जो भी लाइट निकलता है उसके प्रकाश की किरणों को पैरेलल लाइन में, मतलब एक सीधी रेखा में भेजने का काम करता है, ताकि ड्राइवर को दूर तक लाइट दिख सके, है ना। इसीलिए वहाँ पे अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अवतल दर्पण का काम है कि जो भी लाइट निकलता है वो लाइट को फैलाने में और दूर एक सीधी रेखा में भेजने का काम करता है। आप लोग मूवी लाइट देखते होंगे, तो मूवी लाइट में भी उसका यूज किया जाता है। तो वहाँ पे लाइट क्या करता है, वो निकल रहा है वहाँ से लाइट, तो उसको दूर एक पैरेलल लाइन में सीधी रेखा में भेजने का काम करता है। हमने इस चैप्टर में आपको बता चुका था कि जो लाइट होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब ऑलवेज ट्रैवल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होता है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। आई बात समझ में, तो हम लोग हेडलाइट में इसका यूज क्यों करते हैं, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। चलो इस पहले की फर्स्ट पॉइंट को आप लोग नोट करो इसको। चलिए आई थिंक पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चंस पूछे कि अवतल दर्पण का यूज़ हम लोग हेडलाइट्स के रूप में क्यों करते हैं, तो आपको बताना होगा बेटा कि जो कॉन्केव मिरर होता है वो पावरफुल पैरेलल बीम निकालता है, इसकी वजह से हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, मतलब किरणों को वो लंबी दूरी तक फैलाने का काम करता है ना। चलिए ये पहला पॉइंट था ना। सेकेंड पॉइंट है कॉन्केव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट मतलब समझते हो, जो डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट मतलब जो दांतों का डॉक्टर है ना, दांतों का डॉक्टर, टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ टीथ, दांतों को बड़ा करके देखने में, मतलब जो डेंटिस्ट होता है, जो डॉक्टर दांत के डॉक्टर होते हैं वो डेंटिस्ट कहलाते हैं ना। तो वो अपने जो टॉर्च का यूज करते हैं, तो टॉर्च में जो अवतल दर्पण रहता है वो लगा हुआ है, क्यों देखता है, तो दांत को लार्ज रूप में मतलब बड़े रूप में देखने के लिए वो उसका यूज करते हैं, ताकि दांतों का वो अच्छी तरीके से इलाज कर सके। आई बात समझ में। अगर आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे जिनका दांत खराब होगा या फिर कान में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, तो देखना डॉक्टर के पास इसी प्रकार का कुछ टॉर्च होता है, तो कान में क्या करता है वो देखने के लिए टॉर्च को जलाएगा, तो उस टॉर्च में भी किसका यूज किया जाता है बेटा, उसमें भी अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ताकि कान के अंदर गहराई तक वो डॉक्टर आसानी से लाइट की सहायता से देख सके, और दांतों की भी सहायता, मतलब दांतों को भी देखने के लिए वहां पे अवतल दर्पण का यूज करता है। आई बात समझ में। वही लिखा हुआ है कि कॉन्केव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट, जो अवतल दर्पण होता है वो डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, टू सी अ लार्ज इमेज, बड़ा इमेज देखने के लिए, किसका, टीथ का, दांत का यूज करता है कौन, डॉक्टर, किसके लिए, तो पेशेंट के लिए, जो भी उसके पास मरीज होता है उस मरीजों के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का यूज करता है। चलिए नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है कॉन्केव मिरर आर यूज्ड एज सेविंग, हम लोग या फिर बड़े बड़े जो एक्टर होते हैं,
बड़े बड़े जो एक्टर होते हैं वो सेविंग मिरर मतलब दाढ़ी मूछ बाल वगैरह बनाने के लिए भी ब्यूटी पार्लर वगैरह जितना प्रकार का है ना बेटा, वो सब में वहाँ पे कैन मतलब कॉनकेव अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अवतल दर्पण क्या करता है कि अगर छोटा सा भी बाल अगर काटने में छूट गया है, दाढ़ी मूछ वगैरह या फिर कुछ भी छूट गया है सेविंग में, लड़के लोग समझती होंगी खास करके जो ब्यूटी पार्लर जाती है, तो वहाँ पे नॉर्मली आपके पास ये अवतल दर्पण नहीं मिलेगा, प्लेन मिरर यूज किया जाता है। लेकिन जितने बड़े बड़े सैलून वगैरह हैं जहाँ पे मतलब जो डेकोरेट किया जाता है सिनेमा वगैरह का, जो भी बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह होते हैं, तो वो सभी क्या करते हैं सेविंग के रूप में अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? तो टू सी अ लार्ज इमेज, इसमें भी बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उस लोग क्या करते हैं यूज करते हैं द फेस दैट फेस मतलब अपने चेहरे को बड़ा देखने के लिए। अभी अगर अवतल दर्पण में हम अभी हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि दर्पण में अगर फेस में अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा चेहरा जितना बड़ा है उससे छोटा या उसके बराबर ही दिखाता है। लेकिन जब हम अपना चेहरा अवतल दर्पण में देखेंगे तो उसमें काफ़ी बड़ा चेहरा दिखेगा। अब काफ़ी बड़ा चेहरा दिखेगा तो दाढ़ी मूछ जो भी बाल वगैरह रहेगा वो सब बड़ा बड़ा दिखेगा। अगर नाई के द्वारा बाल काटते समय अगर बाल का एक छोटा सा भी तिनका अगर छूट जाता है या फिर कुछ रह जाता है तो वहाँ पे दर्पण में बड़ा दिखेगा, तो ताकि वो आसानी से उसको सेविंग कर सके, है ना। तो इसीलिए वहाँ पे सेविंग में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। आई बात समझ में? अवतल दर्पण का यूज कहाँ पे करते हैं, तो ये आपके लिए VVI है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है बेटा 2 नंबर के लिए, है ना। अब इसका रीजंस भी देना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग बोल देंगे कि सेविंग में यूज करते हैं फॉर सेविंग। तो सेविंग में क्यों करते हैं? टू सी दैट लार्ज इमेज ऑफ फेस मतलब चेहरे के बड़ा रूप में देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं अवतल दर्पण का, है ना। नेक्स्ट है 4 नंबर में, ये भी ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन कि लार्ज कॉन्केव आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर। बोलता है कि सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए प्रकाश की किरणों को जमा करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा? तो हम लोग कॉन्केव का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे दिखा हुआ है कॉन्केव, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। देखो फिर से समझो, लार्ज कॉन्केव मतलब बड़ा दर्पण जो होता है आर यूज्ड टू कंसंट्रेट मतलब एकत्रित करना होता है, मतलब ध्यान से हम लोग कंसंट्रेट ऐसे बोलते हैं कि बेटा क्लास में अगर पढ़ रहा है तो कंसंट्रेट करो, ध्यान एकत्रित करो ना। तो यहाँ पे कंसंट्रेट का मतलब है कि जो प्रकाश की किरण होगा उसको एक जगह पे जमा करने के लिए, किसका? सनलाइट मतलब कंसंट्रेट सनलाइट, जो प्रकाश की किरण होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? जमा करेंगे। टू प्रोड्यूस, किस लिए जमा करेंगे? तो हीट इन सोलर कुकर, जो भी सोलर कुकर में हम लोग, जैसे सोलर कुकर होता है उसमें खाना बनाते हैं तो उसमें एक दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण होता है, प्रकाश की किरणों को जमा करता है और सोलर पे मतलब जो उसमें रखा था कुकर उस पर खाना बनाता है, खाना पकाने में ये काम करता है, हीट देता है। तो अगर एक साथ प्रकाश की किरणों को अगर जमा करके किसी एक वस्तु पे जगह डालेंगे तो वो वस्तु क्या होगा? हीट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को क्या कर रहे हैं कि 2-3 जगह से उसको मतलब लाइट को एक जगह पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के पश्चात किसी एक ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट दिया जाए, कंटिन्यूसली लगातार दिया जाए, तो वस्तु हीट हो जाएगा। मतलब जिस वस्तु पे देंगे वो क्या हो जाएगा? पूरी तरह से हीट हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे जो आता है कि हम लोग क्या बोलते हैं इसको, दूरबीन टाइप में आता है ना, सूक्ष्मदर्शी की क्या बोलते हैं इसको, मतलब लेंस वाला रहता है ना, इसमें बेटा इस प्रकार का लेंस होता है। तो ये क्या करता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को जितना भी बाहर का सनलाइट होता है उसको एब्जॉर्ब करके पतला में निकालता है, एकदम पतला में, और ये हीट जो निकलता है ये रे वो काफ़ी हीट होता है। मतलब समझा है, यहाँ पे प्रकाश की किरणों को ये जमा किया, प्रकाश की किरणों को पूरा जमा कर लिया। अब जमा करने के पश्चात ये पतला रे में निकालेगा। तो यही इसी प्रकार कुछ अवतल लेंस यहाँ पे काम करता है कि प्रकाश की किरणों को जमा करता है और उन किरणों को एक साथ एकदम पतला में तेजी हीट के साथ निकालता है। तो यही काम यहाँ पे सोलर कुकर में होता है कि प्रकाश किरणों को जमा करता है और जमा करने के पश्चात डायरेक्टली वो कुकर पे डालता है, जिससे खाना वगैरह बनता है। आई बात समझ में? आई थिंक कि ये यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। बेटा इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास के साथ लेकर आएंगे, जो आगे का टॉपिक जो भी बनेगा, इमेज फॉर्मिंग है भी, लेंस बचा हुआ है, दर्पण बचा हुआ है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण तो खत्म हो गया, उत्तल दर्पण का यूज़ भी बचा हुआ है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना। चलिए, अगर किन्हीं को दिक्कत है तो हम 1-2 मिनट थोड़ा डॉट क्लास ले लेते हैं। जिनको दिक्कत है वो अभी आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा खांसी हो जा रहा है। ऑल इज वेल, ठीक हो जाएगा।
चलिए क्या बोलने वाले थे? आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर का। नेक्स्ट क्लास हम जब भी लेकर आएंगे तो उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण में 2 इमेज बनता है, उन 2 इमेज के बारे में पढ़ेंगे और यूज़ ऑफ उत्तल दर्पण का पढ़ेंगे। थोड़ा सा बता देते हैं उत्तल दर्पण का यूज़। हम लोग गाड़ी का जो ड्राइवर होता है ना, वो गाड़ी ड्राइवर अपने हेडलाइट के क्या बोलते हैं, साइड मिरर के रूप में यूज़ करता है। हम पिछला क्लास में बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण का यूज़ कैसे करते हैं ना, तो आपको वहाँ से देख लेना है। चलिए, आई थिंक कि मेरे द्वारा आज बताया गया हर एक क्लास, हर एक टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और जिन बच्चों को अगर थोड़ा सा दिक्कत हो समझ में अगर ये चैप्टर आज का दिक्कत लग रहा होगा तो आप इसके पिछला क्लास आप कंटिन्यूसली देख सकते हो, तब जाकर आप इस पर बेटर कर सकते हो ना। हमारा यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में इसका पिछला क्लास को ऐड करके डाला हुआ है ना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए, तो हम आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे इसका आगे के लिए। तब तक के लिए आप अपनों का ध्यान रखें और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण बच्चों।